हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स वॉल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 12 एटम। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों से यदि कोई पूछे कि व्हाट इज़ मैटर तो क्या आंसर देंगे। मैटर इज ए एंटाइटी विच हैव ए मास एंड आल्सो ऑक्यूपाई वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। तो मैटर। अब यदि पूछा जाए आपसे कि मैटर बना किससे होता है तो आप कहेंगे छोटे छोटे एक समान रिगिड ठोस अणुओं से बनकर बना होता है, दैट इज एटम। मैटर इज मेड अप एटम। सो एटम से मिलकर बना होता है। तो ये 1900 तक स्टूडेंट्स, या कह सकते हैं 1890 तक, जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक ये माना जा रहा था कि एटम्स ही सबसे छोटी इंटाइटी है पदार्थ की। मतलब पदार्थ जो है अणुओं से ही मिलकर बना है, अणु से छोटा कुछ भी सूक्ष्मतम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई, किसने की खोज? जे थॉमसन ने। आपने मेरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने क्रूक डार्क स्पेस या क्रूक्स एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे, हाउ डिस्कवर क्रूक्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सो क्रूक्स ने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक नया खोजा, लेकिन उसकी नेमिंग किसने की? जे थॉमसन ने की। इसलिए डिस्कवरी का श्रेय जो जाता था वो जे थॉमसन को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और वेरी मच इम्पॉर्टेंट बताई हम लोगों को कि जितने भी मैटर्स हैं उनमें जो एटम है उसमें एक ही प्रकार का एक इंटाइटी होती है, वो है नेगेटिव चार्ज। एक समान, एक जैसा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सभी एटम्स में पाया जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी आप पदार्थ लीजिए, Fe लीजिए, कॉपर लीजिए, सोडियम लीजिए, पोटेशियम लीजिए, कोई भी लीजिए, उसमें एक ही प्रकार का, एक ही आवेश का एक चार्ज होगा जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल था जिसकी डिस्कवरी क्रूक्स ने की थी, लेकिन ये पार्टिकल हर मैटर में मिलेगा, ये बताया किसने? जे थॉमसन ने। इसलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द जे थॉमसन। अब स्टूडेंट्स, ये तो पता लग गया कि एटम सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है पदार्थ का, उससे भी सूक्ष्मतम कण है इलेक्ट्रॉन, और जो रहता है एटम में। अब छोटा है तो रहेगा एटम में। तो स्टूडेंट्स, अब वैज्ञानिकों के दिमाग में एक कीड़ा आया कि एटम का घर कैसा होगा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता होगा। तो ये सब चीज़ें बताने के लिए, चूँकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे सूक्ष्मतम कण खोजा जे थॉमसन ने था, इसलिए जे थॉमसन ने ही सबसे पहले बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है मैं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तरबूज देखा है, जैसा तरबूज होता है वैसे ही एटम होता है, गोल गोल होता है, एज ए स्फेरिकल शेप में एटम होता है। और जो उसका ये पॉजिटिवली चार्ज होता है एटम, और उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें इम्बिडेड होते हैं, जिसे कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल कहा। उन्होंने कहा जो तरबूज में जो लाल जिसे हम खाते हैं वो पॉजिटिव
पॉजिटिव है, और जो बीज होते हैं, शीट्स होते हैं, उन्हें कहा उन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि चूंकि एटम जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज होगा, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में उसमें इम्बिडेड हैं। तो इस प्रकार उन्हें प्लम-पॉन्टिंग मॉडल दिया, और उस प्लम-पॉन्टिंग मॉडल से स्कैटरिंग को भी व्याख्या की, रेडिएशंस की भी, ईएम रेडिएशंस कैसे निकलते हैं, दैट इज़ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और पेंट्रेटिंग कैसे होती है, इस बहुत सारे फिनोमिना को भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, जो जे थॉमसन थे, वो उनके कलीग्स थे एक रदरफोर्ड। सो रदरफोर्ड जो थे वो वर्क कर रहे थे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर, जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, जो उस समय एक ये नए प्रकार के एलिमेंट्स खोज करने की एक होड़ सी लगी थी, जो मैडम क्यूरी भी कर रही थी, हेनरी बैकुरेल भी कर रहे थे रेडियो एक्टिव की, जिन्होंने कहा, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लगे थे कि इस प्रकार के भी एटम्स होते हैं जिनमें से एनर्जी पार्टिकल्स इमिट होते हैं स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी रिएक्शन। सो और यूरेनियम की खोज जैसे कि मैडम क्यूरी ने, तो उन सब साइंटिस्टों में एक रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, वो भी इस प्रकार का कार्य कर रहे थे। तो उनके एक दोस्त थे जीजर, उनसे कहा कि जीजर साहब, आप ये देखिए कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम है या पोलोनियम है या थोरियम है या बिस्मिथ है, यदि ये इनसे जो अल्फ़ा बीटा रेज निकल रही हैं, ये मैटर से क्या पदार्थ में जो एटम्स हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप इस पर वर्क करिए। तो उन्होंने एक सहपाठी लिया जो रदरफोर्ड के अंडर में अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, जिसका नाम है ई मर्सडेन, और उस साथी को लेकर सीजर ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। उन्होंने ऐसा किया कि पहले तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट टाइप का एक अरेंजमेंट किया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेडॉन फैमिली का एक तत्व लिया, बिस्मिथ, और उससे जानते थे अल्फ़ा रेज निकलती हैं, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ गीगर ने ही एक जीजर मूलर काउंटर बनाया था, जिससे ये भी पता लगता था पर यूनिट टाइम कितनी नंबर ऑफ अल्फ़ा बीटा रेस इमिट करता है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जीजर इज़ वेरी फेमस साइंटिस्ट विच आल्सो वर्क ऑन द रेडियो एक्टिविटी। सो जीजर और मर्सडेन के एक एक्सपेरिमेंट को, जो बाद में हिस्ट्री ऑफ स्टेप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के, अब हम लोग आते हैं 1911 में, जब ई मर्सडेन और जीजर साहब जी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया, जिसमें क्या किया उन्होंने कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसका बिस्मिथ का, और उस बिस्मिथ को एक एलईडी ब्लॉक में रख दिया और एक शार्प स्मॉल गैप दिया, उसमें से अल्फा रेज निकल रही थी, और एक गोल्ड फॉइल लगा दिया स्टूडेंट्स। अब गोल्ड फॉइल को बहुत थिन गोल्ड फॉइल किया उसको, क्योंकि गोल्ड जो होता है मेलेबल होता है, वेरी मेलेबल, सो उसको थिन करना बड़ा आसान है। वेरी स्मॉल थिकनेस की शीट्स बनाई जा सकती हैं। एल्युमिनियम को भी किया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम की शीट्स आपने घर में यूज़ की होंगी, लेकिन उसको उतना मेलेबल नहीं होता जितना गोल्ड होता है। तो उन्होंने उसको एक शीट ली गोल्ड की, जो वेरी मेलेबल कर दी, थिन शीट, नियरली अबाउट 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर तक उसको पतला कर दिया और यहाँ पर लगा दिया, और एक एलईडी ब्लॉक, लेड का ब्लॉक बनाया, और उसमें वैक्यूम करने के लिए नीचे से एयर को निकाल दिया, जिससे कि जो अल्फ़ा रेज निकले वो आयोनाइज ना करें गैस को, और उससे अन्य पार्टिकल ना क्रिएट हों। अब स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया कि एक सर्कुलर स्केल का एक टेबल लिया, जिसे कहते हैं हम रोटेटिंग सिलेंड्रिकल, और उसमें
और उस टेबल में माउंट कर दिया और डिग्री में एंगल बने थे, जिससे ये भी पता कर सकते थे कि कितने एंगल पर हमने माइक्रोस्कोप सेट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स उन्होंने एक सिलेंडर में ही एक माइक्रोस्कोप सेट कर दिया और ये सिलेंडर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है माउंटिंग। जैसे ये मान लिया आप हमारा हाथ है, इस पर स्केल बना लीजिए और ये हमारा सिलेंडर ये घूम रहा है और इसमें मैंने एक फिक्स कर दिया ये हमारा माइक्रोस्कोप, जिससे हम देख रहे हैं। अब ये हम घुमाएंगे तो ये माइक्रोस्कोप घूम रहा है, यदि ये माइक्रोस्कोप है का ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया गया और कहते हैं कि एक इस सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल लिया और इससे बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे। और एक लेड शीट्स लेती है कि लेड शीट्स क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं अल्फ़ा न्यू पार्टिकल्स को। तो वो उससे क्या होगा, एक वेरी स्मॉल ओपेक पोर्शन देंगे तो उससे क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स की एक कोलिमेटेड बीम, एक पतली सी बीम मान लिया, वो एक बीम पास होगी और वो गोल्ड थिन फॉइल पर पड़ेगी। अब चूंकि गोल्ड थिन फॉइल इज़ वेरी थिन शीट्स है, तो और हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे बना हुआ है, एटम से। तो चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस जो कहते हैं, या कह सकते हैं हीलियम को हमने क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया, मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल फेंके। तो हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन इज कॉल्ड एज अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, जिसका मास क्या हो, 4 गुना हो प्रोटॉन के, मतलब क्योंकि 2He4 होगा तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है उसमें से। तो अब ये अल्फ़ा पार्टिकल जो हैवी प्रोटॉन का 4 टाइम्स मास का है, वो एटम से टकराता है और स्कैटरिंग होती है। तो उन्होंने देखा जब स्टूडेंट्स ये अल्फ़ा पार्टिकल ये हो स्कैटर होने के बाद माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। अब ये माइक्रोस्कोप एक सर्कुलर में हम रोटेट कराएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स ये बताते हैं कि जिंक सल्फाइड का हम क्या लगा देते हैं, स्क्रीन लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि ऐसा है जिंक सल्फाइड का यदि हम स्क्रीन लगा देंगे तो हर जगह सिंटिलेशन होगा, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि कितना काउंटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हर जगह काउंटिंग हो रही, क्या माइक्रोस्कोप हर जगह थोड़ा सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ यूट्यूबर्स गलतियां करते हैं, किताबों को ही देखकर जल्दी जल्दी करते हैं लेकिन थिंक नहीं करते हैं कि कैसा है। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने कहीं पर भी स्क्रीन नहीं लगाई, उन्होंने माइक्रोस्कोप के ही ऑब्जेक्टिव पर ही जिंक सल्फाइड लगा दिया, जिससे जब माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव के पास ही जिंक सल्फाइड होगा तो उस पर सिंटिलेशन होगा और वो हमको सिंटिलेशन पता करेगा। तो उन्होंने नंबर ऑफ सिंटिलेशंस पर टाइम पता किए, ना कि पूरे स्क्रीन जिंक सल्फाइड का लगा के और देखा कि कहाँ कहाँ सिंटिलेशन हो रहा है। तो सिंटिलेशन पता करने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप पर ही जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा लिया। एग्ज़ाम तो स्टूडेंट्स यदि एग्ज़ाम में आता है तो यदि आप इस प्रकार का एक फिगर बना देंगे जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, जिसमें क्या किया है, एक पूरा एक सिलेंडर लिया है और सिलेंडर जो है वो रोटेटिंग टेबल पर मूव करता है और उसी सिलेंडर में ही हमने क्या कर दिया, एक माइक्रोस्कोप फिट कर दिया है और माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव पर ही हमने क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड लगा दिया है, जिससे वो सिंटिलेशन देख सके और माइक्रोस्कोप फिक्स कर देंगे रोटेटिंग सिलेंडर पर। इस प्रकार आप ये फिगर को इससे मैच करेंगे तब समझ में आएगा कि ये फिगर कैसे बना था। बहुत सारी किताबों में बस यही फिगर बना है और उसमें भी मैचिंग करते हैं, यहाँ पर जिंक सल्फाइड लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से वैक्यूम भी करना होगा, तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए नीचे से एक पाइप दे देंगे और ये चूँकि ये नीचे रखा हुआ है तो कैसे रखा जाएगा ये आप जानते हैं।
तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है और उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हमने ब्रॉड स्तर पर ऐसे दिखा दिया है कि ये जो है, ये जो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ तक दिया है हमने, और यहाँ से एक बीम निकलेगी, वो गोल्ड फाइल हमने यहाँ रख दिया है। और चूँकि यहाँ पर ये शीट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हमने पूरा ही जो रेडियो एक्टिव मेटल है उसी के अंदर इम्बिडेट कर रखा है। तो ये लेड शीट से इनका बस काम है कि जो अल्फ़ा रेज स्कैटर्ड हो रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, उनको एक कोलिमेटेड बीम के रूप में एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में वो जाएं, मतलब उधर उधर स्कैटरिंग ना करें, और एक कॉलीमेशन में अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलें, और ये कॉलीमेटेड बीम्स जो है वो गोल्ड थिन फॉइल पर पड़ रही है। और ये भी देखना है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो 5.5 MeV के नियर या 7 MeV से नीचे ही रखनी है। इतना उन्होंने किया। और गोल्ड जो थिन फॉइल है उसका जो थिकनेस है वो 10⁻⁷ मीटर रखना है। अब स्टूडेंट, बहुत सारी यूट्यूबर ये कहते हैं कि इतना पतला कर दिया है कि सिंगल लेयर ऑफ एटम्स बन जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है कि एक सिंगल लेयर ऑफ एटम्स बना दें? जब हम स्टूडेंट्स कहते हैं 10⁻⁷ मीटर और एटम्स का साइज़ होता है 10⁻⁻10 मीटर, एटम्स का साइज स्टूडेंट्स 10⁻⁻10 मीटर, तो नियरली वॉट 1000 टाइम्स ग्रेटर। स्टूडेंट्स, यदि हम देखें तो 10⁻⁻3 आएगा, तो मतलब 1000, तो 1000 टाइम्स ग्रेटर है एटम्स के साइज़ की सीड्स है। तो ये कहना कि ये सिंगल लेयर ऑफ एटम्स की सीड बन जाएगी, इतना पतला कर देंगे, ये भी एक मिथक है। बहुत सारी यूट्यूबर्स आप लोगों को बताते हैं। तो दो चीज़ें वो गलत कर देते हैं। एक तो इतना कहते हैं कि थिन सीट इतनी पतली बना दी कि वो एक सिंगल लेयर बन गई, वो भी गलत बताते हैं। और ये जिंक सल्फाइड का पूरा पर्दा लगा दिया, ये भी गलत बताते हैं। तो आप लोगों को गलत नहीं पढ़ना है। यू रीड ऑन बेटर ऑन फिजिक्स वॉल। सो स्टूडेंट्स, एक अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम स्कैटर हुई, वहाँ के चूँकि एटम्स हैं तो एटम्स से ये गोल्ड थिन फॉइल से एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है। अभी हम नहीं जानते क्या न्यूक्लियस है, लेकिन वो स्कैटरिंग होगी, और स्कैटर होने पर ये हमको डिटेक्टर माइक्रोस्कोप द्वारा हम डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ के पर ने जिंक सल्फाइड लगा दिया है। अब स्टूडेंट्स, इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को हमने समझ लिया है। अब हम इसके थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा को स्टडी करने के लिए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हमने एक ग्राफ खींचा है बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल टू द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट, स्कैटरिंग एंगल हम यहाँ पर जितना रोटेट कराएंगे माइक्रोस्कोप को, वो हम लेंगे कि वो माइक्रोस्कोप हमारा सीधे 0 डिग्री पर है कि 90 डिग्री पर है या इधर 90 डिग्री पर है। तो हम ये देख सकते हैं कि 0 to 180 डिग्री कितना हम घुमा रहे हैं, उतने पर कितना स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, जब उन्होंने मर्सिडीज जी ने देखा तो उन्होंने देखा ज़्यादातर जो चार पार्टिकल्स स्कैटर्ड हैं वो इसी एरिया में 1 डिग्री में ही हो रहे हैं, मतलब 1 डिग्री में ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। उन्होंने एक ग्राफ ड्रा किया। तो हम इस स्टूडेंट्स, जब एग्ज़ाम में यदि ये ग्राफ आएगा तो आप रट नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि ये स्कैटरिंग एंगल है और ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब हम 100 डिग्री ले लेते हैं तो हमको मिलते हैं 100 स्कैटर्ड पार्टिकल्स मिल रहे हैं, 100 स्कैटर्ड पार्टिकल्स मिल रहे हैं। जब हम 50 डिग्री पर देखते हैं तो उतने क्या हो जाते हैं, 1000 हो रहे हैं। तो एक 20 डिग्री पर जब हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स कैसे हो रहे हैं, 1 लाख के करीब हम पहुंच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, 20 डिग्री पर हमको 1 लाख, मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री है, दिस इज 0 to 20, मतलब इस डिग्री में हमको 1 लाख मिल रहा है। और जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स, यदि हम 50 डिग्री पर आने लगे तो हमको 100 ही मिले, उतने टाइम पर मिल रहे हैं। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम 100 डिग्री पर आ गए, 100 डिग्री, तो हमको कितने मिल रहे हैं, 100 के करीब, मतलब 80 मिल रहे हैं। 100
तो मतलब और यदि आगे आएंगे तो और मतलब पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी उतने ही टाइम इंटरवल में। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि यहाँ पर 10 लाख मिल रहे हैं, तो आगे डिग्री पर घूमने पर लार्ज एंगल स्कैटरिंग जो हो रही है उस पर पार्टिकल्स की संख्या कम होती जा रही है। तो उन्होंने एक ग्राफ खींचा और ये ग्राफ याद करना बहुत आसान है एग्जाम में। आप 100 पर कितने बनाएंगे? 100। उसके बाद 50 पर आप कितने बना देंगे? लगभग 1000। 20 डिग्री पर आप कितने बना देंगे? लगभग आप समझिए यदि 1 लाख है तो 80,000 के करीब, 80,000 मतलब 20 डिग्री से। तो आप समझ जाइए यदि 10 डिग्री रहा होगा तो कितने हो गए होंगे? 10 लाख के करीब। मतलब उसके कंपैरिजन में आप 150 डिग्री या 200 डिग्री पर देखेंगे जहाँ पर लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो रही है, तब वहाँ पर आपको 1 या 2 सेंटिलेशन मिलेंगे। जहाँ 10 लाख सेंटिलेशन हो रहे हैं 2 डिग्री पर, वहाँ 200 डिग्री पर उसका उल्टा कितना हो रहा है? सेंटिलेशन 2 मिल रहा है। मतलब 10 लाख का आप कंपैरिजन कराइए 2 सेंटिलेशन से, लेकिन सेंटिलेशन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब स्टूडेंट्स इस प्रकार ये ग्राफ आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 100 to 100, 50 to 1000 एंड 20 to 10,000 to 1 लाख के बीच में कहीं खींच दीजिएगा और ऐसे ग्राफ बना दीजिएगा, एग्ज़ाम में आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये फिगर और ये फिगर और ये फिगर आप 3 चीज़ें बना देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं सकता। स्टूडेंट्स जीजर और मर्सिडीन साहब जी ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो वेरी स्मॉल एंगल स्कैटरिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वेरी स्मॉल डिफ्लेक्टेड, दैट इज इन 1 डिग्री। सो स्टूडेंट दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यदि हम वी कंपेयर इन डिफिनिट टाइम इंटरवल, एक निश्चित समय में यदि हम कंपेयर करें स्मॉल एंगल में, यदि हमको 10 लाख मिल रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, तो हमें उतने ही टाइम इंटरवल में कंपैरिजन में मिल रहे हैं 100। यदि 100 वहाँ पर मिल रहे हैं 90 डिग्री से ऊपर और 1 डिग्री में हमें मिल रहे हैं 10 लाख, तो कंपैरिजन लगभग यही होगा कि 10,000 में 1 मिल रहा है। यदि वहाँ 10,000 हैं तो यहाँ 1 है। 90 डिग्री टू अबव 1 पार्टिकल स्कैटर्ड इन दैट डिफिनिट टाइम इंटरवल इन 10,000। अब स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट जो लिखेंगे वही स्टूडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि आल्सो वी ऑब्जर्व ए वेरी लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, दैट इज आल्सो द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड 180 डिग्री, सम अल्फा पार्टिकल दैट इज वेरी लार्ज एंगल स्कैटरिंग आल्सो अकर। ये पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा भी हो रहा है कि ये अल्फा पार्टिकल जो है वो लार्ज रिबाउंड कर रहा है, मतलब 180 डिग्री पर रिबाउंड कर जाता है। इस प्रकार ये 3 पॉइंट रिवील्स हुए जीजर मर्सिडीन के एक्सपेरिमेंट से। स्टूडेंट्स अब इस रदरफोर्ड जी का काम आएगा। रदरफोर्ड जी ने इस एक्सपेरिमेंट को तो नहीं किया, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आए, जो ग्राफ ड्रा किया जीजर मर्सिडीन ने, उससे उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन किया। तो नाम किसका आता है? रदरफोर्ड जी का, क्योंकि ये रदरफोर्ड के ही गाइड में ये लोग कार्य कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स हाउ टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड द कंक्लूजन गिवन बाय द मर्सिडीन एंड जीजर। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन किए या वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन से मूव करते थे और जिंक सल्फाइड पर सिंटिलेशन करते थे। हो रहा था बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन पैदा कर रहे थे, 1 डिग्री में ही वो सब आके आ जाते थे, सीधे आ रहे थे कोलिमेटेड से बहुत सारे। तो इसका मतलब हुआ कि ज़्यादातर स्पेस जो है थिन शीट्स का वो एम्प्टी है, या तो एटम्स का में भी स्पेस जो है वो ज़्यादातर एम्प्टी ही है, क्योंकि एटम्स का साइज उनको पता था उस समय 10⁻⁻⁰ वो कैलकुलेट भी कर सकते थे अवागाड्रो नंबर से और उसका एटॉमिक मास नंबर से। एटॉमिक
तो ये कैलकुलेट करना कोई कठिन बात नहीं थी कि एटम का साइज़ क्या होगा, लेकिन इससे ये पता लग गया कि एटम्स का भी स्पेस जो है, एटम में बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली है। दूसरा पॉइंट क्या था कि लार्ज एंगल स्कैटरिंग हो रही है, मतलब द सम अल्फा पार्टिकल इज रीबाउंड to the atoms or that is deviated very large angle deflection 90 डिग्री और even 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स में एक स्मॉल वॉल्यूम में, एटम के अंदर एक स्मॉल वॉल्यूम में एक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो रिबाउंड तो रिपल्सन किस में होगा? पॉजिटिव में होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहा है, मतलब रिपल्सन शो का एक्सपीरियंस कर रहा है। जाहिर सी बात है रिपल्सन तभी शो करेगा क्योंकि हीलियम के आयंस हैं, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अल्फा पार्टिकल इज 2He4 आयंस। तो अल्फा पार्टिकल मतलब एटम्स के अंदर जो स्मॉल वॉल्यूम में एक पॉजिटिव कुछ होगा जिसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, उससे क्या हो रहे हैं? रिबाउंड कर रहे हैं। लेकिन उस न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल एटम्स को पास आउट कर रहे हैं या डिफ्लेक्शन वेरी स्मॉल शो कर रहे हैं। और दूसरी बार एटम्स के इंटर एटॉमिक स्पेस में भी गैप होगा, तो इससे वो डिफ्लेक्शन विदाउट डिफ्लेक्शन भी पास हो रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स उससे निकले। तो स्टूडेंट्स अब स्ट्रक्चर ऑफ इट इसको इस प्रकार, तो स्टूडेंट इसको इस प्रकार हम बना सकते हैं कि एक लेते हैं हम एटम, मान लिया इस प्रकार एटम है स्टूडेंट्स, और एक अल्फ़ा पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं, तो जो दूर से अल्फ़ा पार्टिकल है वो तो बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गया। अब स्टूडेंट्स एक दूसरा जो है अल्फ़ा पार्टिकल ये आया तो हल्का सा डिफ्लेक्शन शो करने लगा, हल्का सा उसने न्यूक्लियस से डिफ्लेक्शन शो करने। फिर तीसरा आया स्टूडेंट्स तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करने लगा, एक और नज़दीक आया तो ऐसे डिफ्लेक्शन हो दिख रहा है उसमें, एक में ऐसे ही हो गया, दूसरे में ऐसे हो गया। स्टूडेंट्स कितना आसान है फिगर बनाना, आप लोग डरिए नहीं। और फिर इसमें एक आप ऐसे दिखा सकते हैं, ज़्यादा दिखाना हो तो ऐसे आप और भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ होगा, क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट इस प्रकार आप डिफ्लेक्शन को भी दर्शा सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये हमारा एटम है, तो एटम से ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है, तभी क्या है वो पास आउट हो रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहे हैं? पास आउट हो रहे हैं, और सम स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ स्पेस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम है, पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम है, वो क्या है? न्यूक्लियस कहलाता है। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन से उन्होंने ये भी पता किया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो आपको पता है कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। और एटम्स का साइज़ होता है 10⁻⁻10 मीटर एटम। ये न्यूक्लियस तो कितना हो गया? लगभग 10⁻5 मतलब 1 मिलियन, दैट इज़ 1 लाख टाइम, 1 लाख। तो 1 लाख टाइम जो होता है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर होता है एम्प्टी स्पेस होगा। इस प्रकार ई मर्सडेन के एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल डाटा से रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर बताया कि एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में होते हैं बाई प्लेनेटरी सिस्टम के रूप में, और न्यूक्लियस जो होता है वो एज ए सन सेंट्रल में रहता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसका मास जो होता है कंपेयर टू द मास ऑफ द एटम, क्योंकि यदि मास ज़्यादा नहीं होगा तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग नहीं होगी, उतना एनर्जी उतना चार्ज होना चाहिए जो अल्फ़ा पार्टिकल जो 2He4 जिसका मास ऑफ प्रोटॉन 4 प्रोटॉन के बराबर, उसको टकरा के उतना घुमा दे। तो उसका मतलब यहाँ पर कोई बहुत
डेंस चीज़ है, बहुत ठोस चीज़ है, लेकिन बहुत छोटी जगह में है, लेकिन डेंस है। तो लार्ज मास ऑफ द एटम इज कंसिस्ट इन द न्यूक्लियस, ये पॉइंट एराइज हुआ। और उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने एक प्लेनेटरी मॉडल दिया कि एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होते हैं, कैसे न्यूक्लियस होते हैं। और इस प्रकार प्लम बॉन्डिंग मॉडल जो था जे थॉम्सन वाला, वो डिस्कार्ड हो गया। कब से? 1911 में, जब से जीजर मर्सडेन ने अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा को पूरी दुनिया के सामने रखा और रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। So thank you students to watch my lecture on physics wall. Thank you.